बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन पे या न्यूक्लियर रेडिएशन सेफ्टी पे। तो इससे बात करने से पहले ये जो लफ्ज़ हैं दो, इनसे हम देखते हैं क्या कुछ बनता है और इसी में काफ़ी कुछ उसका जो न्यूक्लियर सेफ्टी रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है उसकी फ़िलासफ़ी जो है छुपी हुई है। वो लफ्ज़ हैं सेफ्टी फ़र्स्ट, और ये एब्रीवेशन जब हम बना कर देखते हैं तो इससे एस से बनता है स्टॉप, ए से बनता है अवॉइड, एफ से बनता है फिट फॉर वर्क, ई से बनता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस, टी से बनता है टेक 5 मिनट्स टू स्टार्ट, और वाई से बनता है यस आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर वर्क। फर्स्ट के जो लफ्ज़ हैं उससे एफ से बनता है फॉलो प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी जो SOPs हमें दिए गए हैं उसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। आई से बनता है आई एम अकाउंटेबल, अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो मैं अकाउंटेबल हूँगा। किन किन चीज़ों के लिए? आर से बनता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑपरेशंस, जितने मैं इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करूँगा उनकी सबके ऑपरेशन का मैं ज़िम्मेदार हूँ। रिस्क असेसमेंट, जो उसके लिए रिस्क मैंने कैलकुलेट किया डोज के हवाले से, उसका मैं ज़िम्मेवार हूँ। रिकॉर्ड कीपिंग, इसका डाटा का रिकॉर्ड है वो मैं रखूँगा, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। एस से बनता है शील्डिंग, कि शील्डिंग जो भी चाहिए जिस जहाँ जहाँ चाहिए वो मैंने इस्तेमाल की हुई है, और अगर उसका कोई नफ़ा नुकसान हुआ तो उसका ज़िम्मेवार हूँ। और फिर इससे बनता है सिमुलेशन, कि डाटा का जो एनालिसिस करना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो भी जो मैं करूँगा उसके जो भी रिज़ल्ट आएंगे मैं उसका ज़िम्मेवार हूँगा। और टी से बनता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड असेसमेंट, कि सोर्स जहाँ से मैंने लिया वहाँ मैंने रखा कि नहीं रखा, उसके बाद सही तरीके से जो हमें बताया गया था उस तरीके से निकाला, उस तरीके से अंदर रखा, उसके बाद जो मैंने पेशेंट जो है उसकी ट्रीटमेंट की है वो SOPs के तहत की है या नहीं की। इसीलिए हम कहते हैं कि थिंक द सेफ्टी वे इज़ द बेस्ट वे, कि सबसे पहले सोचो कि सेफ्टी है क्या और मैंने किस मोड में रह के काम करना है। आमतौर पे ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे न्यूक्लियर सेफ्टी या रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में जो बातें की जाती हैं उसमें हम अलारा प्रिंसिपल या TDS का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अलारा जो है ये एब्रीवेशन है, ये एक प्रिंसिपल नहीं है, 7 प्रिंसिपल का मजमूआ है, इसलिए आजकल इसको अलारा माटो या अलारा नेटवर्क भी कहते हैं। ये एब्रीवेशन है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी कम से कम डोज इस्तेमाल करके मैक्सिमम उससे फ़ायदा लिया जाए। तो जब हम जितने 7 प्रिंसिपल हैं उनमें जो की मैसेजेस हैं वो 3 हैं, जस्टिफिकेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है और डोज लिमिटेशन है। कि जब हम जो किसी का इलाज हम कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में उसकी हमारे पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और डोज़ को हमें ऑप्टिमाइज़ किए जाना चाहिए और डोज़ को कम से कम लगाया जाए, कम से कम अरसे के लिए, ताकि कम से कम डैमेज हो। तो जब हम लारा प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम लारा प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था इस्तेमाल उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर, उसके लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना था वही किया गया है या कोई और हो गया है। मैथडोलॉजी एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ जब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो मोस्टली हमारा इशारा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ, और ये सारा कुछ जो हम करते हैं हमारे पास इसकी रिकॉर्ड बुक, डाटा बुक्स होती हैं, रिकॉर्ड बुक्स होती हैं, उनको हम एब्रीवेशन उसकी जो है आमतौर पर किताबों में लिटरेचर में लिखा होता है हैज़ोप, HAZOP। ये एब्रीवेशन है हेजर्डस और या हेजर्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी। ये एक कमेटियाँ बनाते हैं टीम वर्क की शक्ल में, जो जितना पुराना काम दुनिया में हो हुआ है उन सब को वो असेस करती है। असेस करने के बाद इसी हवाले से जो ऊपर मैंने बात की लारा के हवाले से, तो वो हमें गाइडलाइन कुछ प्रोवाइड करती है, उन गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं जब हम इसको न्यूक्लियर मेडिसिन को हम इस्तेमाल करते हैं, और ये तजर्बा हम इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो हमने ऊपर कहा है कि डोज मिनिमम से मिनिमम जाती है और बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है। अब हम उधर आते हैं कि वो जो 7 प्रिंसिपल की मैंने बात की है, इससे पहले कुछ टर्म को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो प्रो एक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है।
और प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट में जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल, वो है 6P। वो होता है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम पहले प्लानिंग जो है उसको अच्छे तरीके से कर लें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी परफॉर्मेंस पुअर हो। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ डिफ़ाइन करने वाली है वो है रिस्क, कि रिस्क क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन लिटरेचर में मिलती है आमतौर पे, वो है ए मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेवेरिटी ऑफ द हैज़र्ड टू हार्म ह्यूमन हेल्थ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। यहाँ एक बात नज़र आ रही है कि हमारी सिर्फ हेल्थ ही नहीं, प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट को भी हमने सेव रखना होता है। तो ये रिस्क है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है और कितनी उसकी शिद्दत है जो डोज हम दे रहे हैं, बॉडी ऑर्गन के लिए भी, प्रॉपर्टी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। उसको हम कहते हैं रिस्क। रिस्क के बाद ये रिस्क जो है इसका आमतौर पर छोटी सी इक्वेशन है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो होता है सीवियरिटी ऑफ द हार्म, कि उसने कितना नुकसान या नफ़ा किया है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, कि इसके नुकसान होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, जैसे इंसिडेंट्स के रिपीट होने के चांस कितने परसेंट हैं। और ये रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता, आमतौर पे 0 और 100 के दरमियान होता है। तो हम 0 के करीब रहते हैं, 100 तक नहीं जाते। ये क्वांटम मैकेनिकल बेसिकली ट्रीटमेंट होती है। सेफ्टी जिसको हम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आमतौर पर जो हमारे पास है वो है जजमेंट ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिस्क, कि वो जो रिस्क हमें एक्सेप्ट होना करना चाहिए, जो रिस्क हमें डोज लगाने में मिनिमम आ सकता है, उसकी जजमेंट करनी कि उतना ही आए, उससे कम या ज़्यादा ना आए। तो अगर इससे कम या ज़्यादा आता है तो उसमें हमारा क्या होता है कि रीएनफोर्समेंट भी होती है, रिवार्ड भी होता है, पनिशमेंट भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। अगर वहाँ पर ऑफिसर काम कर रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन पे, उस वक्त जो काम कर रहा था उसने काम अच्छा किया है तो उसको शाबाश और इनाम भी मिलते हैं। अगर काम बुरा किया तो सज़ा भी मिलती है। और अगर काम बहुत ज़्यादा डैमेज बहुत ज़्यादा कर दिया उसने तो उसको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। इसलिए आमतौर पे हम कहते हैं AB प्रिंसिपल जो है, ABBI, कि जब आप काम करें तो अबव भी देखें, बिलो भी देखें, बिहाइंड भी देखें, इनसाइड या इन फ्रंट ऑफ देखें, यानी चारों तरफ देखकर आप अपना काम करें। यहाँ असल मतलब यह है ट्राई टू बी विजिलेंट या ट्राई टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव व्हेन यू आर अंडर ऑपरेशन। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको सारे हिस्से जो है वो एक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रश में ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इसमें आमतौर पे जो लोग काम करते हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत भी आजकल बन गई है कि न्यूक्लियर मेडिसिन या न्यूक्लियर एडिशन को आर्फन के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता, यानी इनको यतीम या लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। इनके ऊपर वारस होते हैं और वारसों को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती हैं जिस पे वो जिनमें रह कर वो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो वारस होते हैं आमतौर पे, वो दो किस्म की हमारे आम पोस्टें होती हैं, उसको हम कहते हैं RPO और RSO, रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर या रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। तो ये ऊपर जो मैंने सेफ्टी फर्स्ट में बात की थी, ये सब चीज़ों के ये जिम्मेवार होते हैं और स्टार्ट से लेकर एंड तक। उसके बाद अब हम आते हैं वो 7 प्रिंसिपल कौन से हैं। रेडिएशन डोज हमारी जो है ये दो किस्म से हमें मुतासर करती है। ये दो किस्म के तरीक़ों से हम डोज लगा सकते हैं। एक है एक्सटर्नल, यानी बॉडी के बाहर से सोर्स जो है वो बाहर से हम इस्तेमाल करेंगे, और एक्सटर्नल डोज जो है उसको लगाते वक्त जो हमें 3 प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए आमतौर पर किताबों में लिटरेचर में लिखा मिलता है TDS, और ये एब्रीवेशन है T टाइम के लिए है। और जब हम डोज की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें डिके की बात करते हैं। और डिके आमतौर पर रेट होता है, यानी टाइम के हवाले से कम या ज़्यादा करना। तो डोज के हवाले से टाइम का इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि जितना आप कम वक्त में डोज लगाएंगे उतना नुकसान कम होगा, यानी एक्सपोजर जितना आप कम से कम करेंगे उतना डैमेज कम से कम होगा। इसकी मिसाल हम आमतौर पर ये लेते हैं जिसको हम सन बाथ या सन बर्न कहते हैं, कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो सूरज में बैठें, उस हद तक बैठें जिस हद तक आपका बॉडी बर्दाश्त करता है, यानी सर्दी लगनी आपको ख़त्म हो गई है। अगर आप उससे ज़्यादा बैठेंगे तो वही सन बाथ जो है वो सन बर्न की शक्ल तैयार कर जाएगा। मतलब ये है कि जितने टाइम के लिए वहाँ बैठना चाहिए उसी टाइम के लिए बैठें। ये पीछे मैंने बात की थी, ये ऑप्टिमाइजेशन है। और डी से जो हमारा बनता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जब हम बात करते हैं तो इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ की हम बात करते हैं कि जितना फासला आप कम करेंगे उतना डैमेज ज़्यादा होगा, जितना फासला आप ज़्यादा कर देंगे उतना डैमेज कम होगा। इसलिए डिस्टेंस को आगे पीछे करके भी हम डैमेज जो है उससे बच सकते हैं। इसकी आमतौर पे वो जो अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ की मैंने बात की है
उसको हम कहते हैं 1/d² वाला प्रिंसिपल जो है। तो इसमें आमतौर पे हम मिसाल ये देते हैं कि फ़र्ज़ करें एक आग जलाने वाला चूल्हा है, जितना आप उसके करीब जाएंगे उतनी आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, जितना आप दूर जाएंगे हीट कम मिलेगी। तो दूर रहकर जो है यानी फासले को मैं जो ऑप्टिमाइज़ करके हम डोज़ को जो है उसके डैमेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी अगर हम एंड लिमिट में जाएँ तो फासला अगर हम ज़ीरो करेंगे यानी बिल्कुल करीब से डोज़ लगाएंगे तो डोज़ की इंटेंसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी मैक्सिमम डैमेज होगा। इसलिए आमतौर पर जब हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सोर्स और डोजीमीटर का फासला भी स्पेसिफाई होता है और वह मोस्टली वो सेफ मोड में होता है। तो ये तीन हिस्से लारा के ये बन गए। एक्सटर्नल डोजीमीट्री में जो हमारे टाइम का ख्याल रखना हमने, डिस्टेंस का रखना है, और तीसरा हिस्सा जो है वो है शील्डिंग का। शील्डिंग में आमतौर पे हम मटेरियल जो है उसकी थिकनेस की बात करते हैं, और थिकनेस के हवाले से तीन चार छोटी छोटी इक्वेशन हैं हमारे पास। मसादा इक्वेशन जो है डोज बराबर होती है सी इनवर्ट इन ब्रैकेट्स 1 - s। यहाँ s जो है ये शील्डिंग मटेरियल की थिकनेस के बारे में है। तो ये चूँकि एक्सपेंशन नेचर होती है इसलिए आमतौर पे हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं वो है I = I0 e⁻⁻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 ⁻
शील्डिंग जो है वो कितने डोज अब्जॉर्ब करेगी और कितनी आगे देगी। तो यहाँ से उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है अब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट पे हम नहीं रहते, बल्कि अब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट जो है उसको मीडिया के हवाले से यानी टिश्यू के हवाले से या बॉडी ऑर्गन के हवाले से ले जाते हैं, तो उसको म्यूएम से ज़ाहिर करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो हमारा अब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट शील्डिंग मटेरियल का है उसको हम जो बॉडी ऑर्गन है उसकी मास या डेंसिटी पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो डोज उतार करने के लिए प्रॉपर हो जाती है। इसमें लिटरेचर में आमतौर पे हमें हाफ वैल्यू थिकनेस और 10th वैल्यू थिकनेस का कंसेप्ट मिलता है। हाफ वैल्यू थिकनेस वैसे ही जैसे हमारी हाफ लाइफ है कि जो आपकी एडिशन है उसको 50% अब्जॉर्ब करने कितनी थिकनेस हो कि वो 50% रह जाए, और 10th वैल्यू है कितनी थिकनेस हो उसकी 10th वैल्यू रह जाए। 10th वैल्यू आमतौर पर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हाफ लाइफ के चक्कर में 5 हाफ लाइफ होती है, थिकनेस के चक्कर में 5 गुना उसकी हाफ लाइफ जो है उससे ज़्यादा 10th वैल्यू होती है। तो ये आमतौर पे 5 का फिगर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग कि 5 हाफ लाइफ के बाद वो एडिशन जो है वो तकरीबन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो इसका मतलब है उसका डोज मिनिमम लेवल पर चला जाता है और वो अपना सेम मोड में काम कर चुकी होती है। इसलिए हमें 10th वैल्यू या हाफ वैल्यू का सहारा लेना पड़ता है। तो इसकी हम आमतौर पर शील्डिंग की जो मैं मिसाल आमतौर पर देता हूँ वो ये है कि जैसे ज़्यादावारी हो रही है, आप उसमें जा रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रॉपर छतरी है तो आप छतरी लेके चलेंगे तो आप भीगेंगे नहीं, भीगने से मुराद आपका नुकसान है। और आपने छतरी नहीं ली हुई, बारिश आप पे पड़ गई है, ज़्यादावारी जो है आप पे पड़ गई है, तो आपका नुकसान होगा। तो ये फ़र्क है शील्डिंग और डी शील्डिंग में। इसके बाद आमतौर पे लोगों का तसव्वुर ये है कि जब हम शील्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी डोज जो है वो तो शील्डिंग में रह जाती है, तो आगे डोज जाती है, आगे डोज कहाँ जाती है। तो आमतौर पे शील्डिंग का माल अब्जॉर्बेशन भी होती है। इसका असल मकसद है अटेनुएशन, कि रेडिएशन जो है डोज जो है जिस बॉडी ऑर्गन की तरफ आ रही थी उससे उसको हटाया जाए। इसकी बड़ी बेहतर मिसाल हमारे पास है, वो जिसको हम कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ इसका मतलब ये नहीं गोली चली नहीं है उसके लगी नहीं, गोली चलती भी है उसके लगती भी है, लेकिन जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो उसको अटेनुएट कर देती है, किसी और तरफ ले जाती है, बॉडी ऑर्गन में वो दाखिल नहीं हो पाती। इस तरीके से वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है बंदा उससे मरने से बच जाता है। तो ये 3 हिस्से हो गए एक्सटर्नल रोजिबिलिटी के या एक्सटर्नल लारा प्रिंसिपल के। अब 4 हिस्से जो हैं वो इंटरनल के हैं कि जब डोज हमें बॉडी के अंदर से मिले। आमतौर पे इसमें 3-4 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंजेक्शन है, टीके के ज़रिए वो डोज जा सकते हैं। इंजेक्शन है, आपको ये खाने पीने में मिला दी जाए, आप खा लें और मैदे में चले जाए। इनहेलेशन है, सांस के ज़रिए कि आपके बॉडी को कट लगाया जाए, उस वहाँ वो डोज लगा दी जाए, वहाँ से ऑब्जर्व होकर आपके बॉडी के ब्लड में शामिल हो जाए। तो ये 4 तरीक़ों से इंटरनली डोज जो है हम प्रोवाइड करते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी सेफ्टी हमने कैसे करनी है, वो 4 आगे उसके प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबसे पहला ये है गुड हाइजीनिक कंडीशंस। ये आमतौर पे हमने देखा है अक्सर लोग इसका परवाह नहीं करते कि जहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन पे लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है, चाहे वो हॉट लैब हो या कूल लैब हो, वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसका नुकसान ये होगा कि वो रेडिएशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी डोज जो है उसका एक्सपोजर जो है वो खाने पीने की चीज़ों में चला जाएगा, और वह खाने पीने की चीज़ें जब आप खाएंगे
तो वो ओवरडोज हो जाएगा और आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उस जगह पे ये पहला उसका प्रिंसिपल है कि हाइजीनिक कंडीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड होनी चाहिए। इस किस्म की कोई चीज़ ना हो जिसको डोज लगे और वो आपके बॉडी का हिस्सा बन जाए। दूसरा काम हम आमतौर पे करते हैं कि वहाँ जो भी चीज़ें हैं उनको रेडिएशन से कंटेमिनेट नहीं होने देना। उनको अगर हो गई हैं तो डीकंटेमिनेट करके दोबारा काम शुरू करना है। इसका आसान तरीका ये होता है कि वहाँ जो जो चीज़ें जिन जिन में रेडिएशन डोज है उसको आप लेबल कर दें और जिनमें नहीं है उनको अनलेबल छोड़ दें, ताकि वो जो चीज़ें कंटेमिनेटेड हैं वो वहाँ से उठा दी जाएँ, या वहाँ अगर पड़ी भी हैं तो इतने फासले पे चली जाएँ कि आपका नुकसान कम हो। तो ये दूसरी हमारी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, कंटेमिनेशन, डीकंटेमिनेशन। इससे हम कंट्रोल एरिया और एक्सपेरिमेंटल एरिया जो है उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं। तीसरी प्रोटेक्टिव मेजर जो हम लेते हैं वो है एयरबॉर्न हैज़र्ड्स, कि खिड़कियाँ रोशनदान को खुले हुए ना हों जहाँ से हवा मट्टी वगैरह का माल दखल हो, या स्प्रे जो है इस किस्म की कोई चीज़ जो जिसके साथ रेडिएशन जो है वो इस्तेमाल हो के हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन सके। तो एयरबॉर्न हैज़र्ड जो हैं इनसे भी बचना है। ऐसे वहाँ को परफ्यूम फ्यूम या कोई रोशनदान से हवा वगैरह या मट्टी वगैरह किसी किस्म का गुजरना हो। इसलिए आमतौर पे हम जहाँ काम करते हैं वहाँ आइसोलेशन रूम का जिक्र करते हैं। आइसोलेशन में ये चीज़ें नहीं होती। सबसे अहम चीज़ जो चौथा इसमें प्रिंसिपल है वो है, उसको हम एब्रीवेशन उसकी है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्या आप मुख्तलिफ अपने बॉडी आर्गन पे वैसी चीज़ें पहनते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एप्रॉन भी हैं, ग्लव्स भी हैं, एनके भी हैं, जूते भी हैं और छोटे छोटे डोजीमीटर्स भी हैं, वो हम पहनते हैं। उनका काम ये होता है कि वो शील्डिंग के तौर पे काम करते हैं और वो जो डोज एक्स्ट्रा डोज आपको मिल रही है वो नहीं जाती और आप सेम मोड में काम करते हैं। तो इस तरीके से तीन आपके हो गए एक्सटर्नल जो है डोजीमीट्री में, तीन प्रिंसिपल, और चार जो हैं वो आपके हो गए इंटरनल। तो ये मिला के 7 प्रिंसिपल हैं। बाद दफ़ा पेपर में सवाल आ जाता है तो हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि लारा के 7 प्रिंसिपल लिखें, तो वो परेशान हो जाते हैं लारा के 7 प्रिंसिपल क्या हैं। तो बेसिकली ये सारा लारा ही हमने किया है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, कि डोज जो है उतनी डोज सिर्फ लगाई है जितनी उसकी ज़रूरत थी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अगर लो हो जाए फिर भी ख़तरनाक है, अगर हाई हो जाए तो फिर भी ख़तरनाक है। न्यूक्लियर मेडिसिन में इसको अंडर एक्सपोजर या ओवर एक्सपोजर कहते हैं। तो अंडर एक्सपोजर को बचाने के लिए हम ये प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, इसलिए इसका नाम जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन या न्यूक्लियर सेफ्टी रखा गया है। जो बातें मैंने की हैं इस पे आप इसमें कोई इजाफा करना चाहें, इसको नलीफाई करना चाहें, इसमें कोई तरमीम करना चाहें, कोई और अच्छी बात करना चाहें, कोई आपकी क्यूरीज़ हैं, आपके कोई सवाल हैं, या वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड भी करूँगा और इंशाल्लाह जो है इसको अपग्रेड भी किया जाएगा। अगले जो वीडियो है उस तक खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।